हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो राशि लीला विथ अंजलि। ये अमेजिंग से टाइनी टॉकिट चैनल के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में मैं आपसे बातें करूंगी। इसमें मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये अमेजिंग सा चैनल आपके लिए बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें लेके आएगा, तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि इस चैनल की सब बातें आप तक आसानी से पहुँच सके। और हाँ, अगर आप मुझसे कुछ पर्सनल सलाह चाहते हो या आपकी कुछ प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो तो ये है मेरा नंबर। चलो अब शुरू करते हैं। आप पूछेंगे ये एस्ट्रोलॉजी है क्या, ये ज्योतिष शास्त्र है क्या? ये कोई स्टोरी टेलिंग या गॉसिप कॉलम नहीं है मेरे दोस्तों, जो आप अपने मन से भर सके। ये वाकई में एक साइंस है जो अपने पृथ्वी के आसपास सब ग्रह तारों के मंडराने पर आधारित है, और इसी के आधार पर मैथमेटिक्स और लॉजिक का सहारा लेके अनुमान निकाले जाते हैं। तो अब आप पूछेंगे ये ग्रह तारे अपने पृथ्वी से इतने दूर है, तो इनका असर अपने लाइफ पर कैसे पड़ेगा, कैसे अफेक्ट करेंगे ये अपने लाइफ पर? तो इसका आंसर भी बहुत लॉजिकल और सिंपल है मेरे दोस्तों। अगर चंद्रमा के अमावस और पूर्णिमा के बीच आने वाले कलाओं का और अमावस्या और पूर्णिमा का असर समुद्र के लहरों पर पड़ सकता है, उनमें चढ़ाव और उतार आ सकते हैं, तो हमारा शरीर है क्या? हमारा शरीर भी तो 60% पानी से ही तो बना है, तो क्यों ना होगा इनका असर हमारे शरीर पर, हमारे मानसिकता पर? हमारी सोलर सिस्टम, जिसका हमारी पृथ्वी एक अहम भाग है, उस फैमिली के बाकी भी तो सदस्य है। सबसे अहम सदस्य है अपने सूर्यदेव, यानी सबके बॉस। फिर अपने पृथ्वी का उपग्रह है जो है चंद्रमा यानी मून। फिर मंगल देव है यानी मार्स। फिर बुध देव है यानी मर्क्यूरी। फिर गुरु देव है जिसको हम बृहस्पति भी कहते हैं और जुपिटर भी कहते हैं। फिर शुक्र देव है जो वीनस नाम से भी जाने जाते हैं। फिर खामोखा जिनको सब लोग डरते हैं वो शनि देव भी है यानी सैटर्न। फिर राहु केतु भी है, और अपने पृथ्वी से बहुत दूर ही सही लेकिन हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो भी है। वैसे तो हम इन ग्रह तारों के बारे में सोचते बहुत कम हैं, लेकिन लाइफ में कोई समस्या आ जाए या कोई प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जाए तो फिर पहले इन्हीं के बारे में सोचते हैं। क्या मेरी 7.5 चालू है? क्या मेरा गुरु बल भी ठीक नहीं है? या राहु तो नहीं सता रहा मुझे? ऐसे सोचते रहते हैं हम लोग। क्या आपने कोई ऐसा शख्स देखा है मेरे दोस्तों जिसके लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ही ना आई हो? नहीं ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम जिंदगी में ये मान लेते हैं कि अपनी लाइफ सिर्फ हमारे इशारों पर नहीं चलती। कहीं ना कहीं ये ग्रह देवता हमें कठपुतलियाँ बनाकर नचाते ही है, और ये हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। सो हियर इज द इंसाइट इनटू अ सब्जेक्ट एज डीप एज एन ओशन। आप जितनी भी डीप डाइव मारो, तल तक जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है माय फ्रेंड्स। आवर लाइफ एज इट गोज बाय, कितने सवाल हमारे मन में खड़े हो जाते हैं, और ज़्यादातर ये सिलसिला चालू होता है कब? जब हम कॉलेज में जाते हैं। फिर मन में सवाल उगने लगते हैं कि मैं कॉलेज में कौन सी पढ़ाई करूं, मेरी पढ़ाई ख़त्म होगी या फिर नहीं होगी? अगर पढ़ाई ख़त्म हो गई तो फिर मैं जॉब करूं या कोई प्रोफेशन ले लूं, या फिर मैं बिजनेस ही कर लूं? अगर बिजनेस करूं तो फिर किस चीज़ का बिजनेस करूं? अगर ये टप्पा पार कर लिया तो फिर हम सोचने लगते हैं मेरी शादी कब होगी, या होगी भी या नहीं? अगर शादी हो भी गई तो पार्टनर कैसे रहेगा या कैसी रहेगी? फिर मेरा सेटलमेंट कहाँ होगा? मैं यहाँ सेटल हो जाऊँगा या जाऊँगी, या फिर मैं फॉरेन चली जाऊँगी? अगर फॉरेन की ट्रिप मेरे नसीब में आखिर है भी या नहीं? अच्छा, ये भी टप्पा पार कर लिया तो फिर सोचेंगे मुझे बच्चे होंगे कि नहीं, हमें बच्चे होंगे तो कैसे होंगे, फिर उनकी पढ़ाई, फिर उनकी शादी। उफ, ये सिलसिला तो जैसे जिंदगी भर खत्म ही नहीं होता है। उफ, कितने सवाल खड़े कर देती है ना ये जिंदगी। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये सवाल चाहे अपने जिंदगी के बारे में हो या अपनों की, दुख तो उतना ही देते हैं। मेरे पास खुद की कुंडली लेके जितने लोग आते हैं, करीब करीब उतने ही लोग अपनों की कुंडली भी लेके आते हैं। और सही भी है। अगर हमारे माँ बाप या हमारे भाई बहन या हमारे जिगरी दोस्त अगर कुछ टेंशन में हो तो हम कैसे भला चैन की नींद सो सकते हैं?
तो ये ज्योतिष शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी कुछ हद तक ही इन सवालों के जड़ तक जाने की कोशिश करती है और कुछ हद तक उनके हल भी ढूंढती है। पर हल ढूंढने का आप ये मतलब बिल्कुल भी मत समझना कि आप कुछ छोटी सी पूजा पाठ करेंगे या कोई चुटकी बजाएंगे और पूरी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएगी। नो नो, ये प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में कोई ठराविक कारण से आती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि चुटकी बजाई और प्रॉब्लम्स गुल? नो नो, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, पर एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी से आप इस समस्या को एक नए नज़रिए से देख सकते हैं और आपको ये प्रॉब्लम का सामना करने का धैर्य जरूर मिल सकता है। कोई भी काम अगर अच्छे दिन, अच्छा योग देखकर किया जाए तो जरूर वो अच्छे ही फल देता है। इसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं है मेरे दोस्त, ये एक साइंस बेस्ड स्टेटमेंट है। तो चलो अब इसकी एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो आखिर ये बर्थ चार्ट यानी जन्म कुंडली यानी लग्न कुंडली है क्या? कोई भी बालक जब अपनी माँ के कोख से जुदा होकर इस पृथ्वी पर नई सांस लेता है, पहली सांस लेता है, तो वो उसका जन्म कहलाता है। और उस जन्म के एग्जैक्ट टाइम पर अवकाश में भ्रमण करने वाले सब ग्रह तारों और उनके अंश देखकर बनती है उसकी जन्म कुंडली। अब इसको लग्न कुंडली क्यों कहते हैं? तो मानो ये जब पृथ्वी पर पहली सांस लेता हो या पहला कदम रखता हो तो मानो पृथ्वी से इसका विवाह यानी लग्न हो जाता है, इसलिए इस कुंडली को लग्न कुंडली कहते हैं। और ये आगे जाके एस्ट्रोलॉजी में बहुत मायने रखती है ये लग्न कुंडली। तो आखिर ये बर्थ चार्ट कैसे बनता है क्या ये बर्थ चार्ट? मैंने जैसे पहले बताया कि अवकाश में या हमारी सोलर सिस्टम में सूर्यदेव के भ्रमण में अपनी पृथ्वी, उसका उपग्रह चंद्रमा और बाकी सब ग्रह यानी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब ग्रह और हाँ राहु और केतु भी। हालांकि राहु केतु कोई रियल एस्ट्रल बॉडीज है ही नहीं, कोई रियल ग्रह है ही नहीं, पर ये सब एक ठराविक गति से भ्रमण करते रहते हैं। राहु केतु के बारे में हम थोड़ी आगे जाके बात करेंगे। ठीक ऐसे ही अपने पृथ्वी के पूर्व क्षितिज से पश्चिम क्षितिज तक और वापस पूर्व क्षितिज तक यानी ईस्ट होराइजन से वेस्ट होराइजन तक और अगेन ईस्ट होराइजन तक यानी 360 डिग्रीज के मंडल में 12 राशियां घूमती रहती है। इन 12 राशियों के नाम है मेष यानी एरीज, वृषभ यानी टॉरस, मिथुन यानी जेमिनी, कर्क यानी कैंसर, सिंह यानी लियो, कन्या यानी वर्गो, तुला यानी लिब्रा, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, धनु यानी सैजिटेरियस, मकर यानी कैप्रिकॉन, कुंभ यानी एक्वेरियस और मीन यानी पाइसेस। ये तो हमने 12 राशियां जान ली। अब जैसे ये 360 डिग्रीज में 12 राशियां घूमते रहती है, वैसे ही ये 360 डिग्रीज में अपने अवकाश में 27 नक्षत्र भी होते हैं यानी 27 कॉन्स्टिलेशंस। अब इन नक्षत्रों के नाम हैं अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, शततारका और शताभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। ये 27 नक्षत्र भी ये 12 राशियों में घूमते रहते हैं। अब 12 राशि है और 27 नक्षत्र है। ये 27 नक्षत्रों का 12 राशियों में विभाजन किया गया है यानी डिवीजन किया गया है। अब कैसा है ये डिवीजन? हर 4 राशि को 9 नक्षत्र है यानी पहले 4 राशियों के पहले 9 नक्षत्र, बीच के 4 राशियों के बीच के 9 नक्षत्र और एंड के 4 राशियों के एंड के 9 नक्षत्र, ऐसे इनकी डिवीजन है। अब ये 12 राशियाँ और 12 नक्षत्र कुंडली के 12 घरों में पड़ते हैं। अब कैसे है ये कुंडली के 12 घर यानी 12 भाव या 12 हाउसेस? चलो देखते हैं। ये है कुंडली का प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस।
ये है कुंडली का द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस। प्रथम भाव को लग्न भाव भी कहते हैं। फिर यह है कुंडली का तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस। ये है चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस। ये है पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस। ये है षष्ठ भाव यानी सिक्स्थ हाउस। फिर आता है ये सप्तम भाव यानी सेवंथ हाउस। ये है अष्टम भाव यानी एट्थ हाउस। ये है नवम भाव यानी नाइन्थ हाउस। ये है दशम भाव यानी टेंथ हाउस। ये है एकादश भाव यानी 11th हाउस। और ये है द्वादश भाव यानी 12th हाउस। अब ये 12 घरों में एक दूसरे के सामने भाव आते हैं। जैसे फर्स्ट के सामने हमेशा 7th हाउस आएगा, सेकंड घर के आप दूसरे घर के सामने हमेशा 8th हाउस आएगा, ऐसे। अब आप पूछेंगे कि अलग अलग लोगों की कुंडली में प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव तक यानी फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक अलग अलग नंबर कैसे पड़ते हैं। सबकी कुंडली में प्रथम भाव में एक नंबर क्यों नहीं आता है? तो इसका कारण यह है कि बालक जब जन्म लेता है या माँ की कोख से जुदा होकर, जैसे मैंने कहा, इस पृथ्वी पर अपनी पहली सांस लेता है, तो एग्जैक्ट वह टाइम पर ईस्ट होराइजन पर यानी पूर्व क्षितिज पर जो राशि विराजमान होती है, उस राशि का नंबर बालक के बर्थ चार्ट में पहले भाव में आएगा। अब हर एक के बालक में यही नंबर तो नहीं आएगा, इसके लिए हर एक के बर्थ चार्ट में पहली भाव में अलग अलग नंबर होता है। और उसके बाद में कंटिन्यू करके 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे नंबर 12वें भाव तक विराजमान हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया है कि बालक जब जन्म लेता है तो मानो उसका इस धरती से विवाह यानी लग्न होता है, इसलिए इस बर्थ चार्ट को लग्न कुंडली भी कहते हैं। है ना ये मजेदार बात? बालक के जन्म के समय पर ये सब ग्रह, ये सब 12 ग्रह अवकाश में जिस राशि में, जिस नक्षत्र में, जिस अंश पर विराजमान होंगे, एग्जैक्टली वैसे ही ये चुपचाप आकर अपने बर्थ चार्ट में बैठ जाएंगे। तो बन गई बालक की बर्थ चार्ट यानी जन्म कुंडली। अब आप पूछेंगे, हर ग्रह हर एक की कुंडली में अलग अलग फल कैसे देता है? किसको शनि डराता है, किसको राहु डराता है, किसकी कुंडली में राहु बहुत अच्छे फल देता है? तो इसका जवाब एकदम सिंपल है। हर मनुष्य जैसे स्वभाव के हजारों पहलू और हजारों लाखों तरह के स्वभाव लेकर जन्म लेता है, वैसे ही हर ग्रह का अपना अपना एक अलग स्वभाव रहता है। अब हर आदमी हर सिचुएशन में अपना स्वभाव बदलता ही है, राइट? कोई बहुत शांत आदमी रहेगा और उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रहेगी, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा तो उसको हो ही जाना है। परिस्थिति के अनुरूप हर एक आदमी का स्वभाव जैसे बदलता है, वैसे ही बदलता है हर एक ग्रह का स्वभाव और उनके फल। जैसे हर आदमी अपने घर में राज्य करता है, अपने मित्र के घर में अगर हो तो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। अगर अपने शत्रु के घर चला जाए या अपने किसी एनिमी के घर चला जाए तो वहाँ उसकी पावर होती ही नहीं है बिल्कुल भी। वैसे ही ये ग्रहों के मैत्री और शत्रुपूर्ण संबंध रहते हैं और ये ग्रह कहाँ विराजमान हो जाते हैं, इसके हिसाब से उनके फल बदलते रहते हैं। आपने देखा हो, अगर कोई बहुत बड़ा समाज कंटक हो जो दुनिया को अपने नाकाम हरकतों से परेशान करता रहता हो, लेकिन वो समाज कंटक भी अपने भाई बहनों का तो अच्छा ही करता है, राइट? वैसे ही लोगों को डराने वाले ये जो ग्रह है, शनि है, राहु है, ये ग्रह भी अपने अपने अच्छी राशि में अगर बैठ गए तो लोगों को बिल्कुल मालामाल कर देते हैं मेरे दोस्तों। अब आप ये भी पूछेंगे कि सबके कुंडली में 12 भाव है, 12 राशियाँ है, 12 ग्रह है, 27 नक्षत्र है, तो सबकी लाइफ अलग अलग क्यों? किसी किसी आदमी की मानो परेशानियां ख़त्म ही नहीं होती है और किसी आदमी को ज़िंदगी में बाय ग्रेस ऑफ गॉड ऑफ कोर्स कोई परेशानियां नहीं आती। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो ठीक, लेकिन बड़ी कोई मुश्किल नहीं आती है। तो ऐसा क्यों और इसका क्या हल है? तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, अच्छे से अच्छे ग्रह की कोई भी पावर नहीं रहेगी अगर वो गलत घर में चला गया हो, और बुरे से बुरा ग्रह भी अगर अच्छे घर में, अच्छी राशि में, अच्छे नक्षत्र में हो तो वो आदमी को अच्छा ही कर देता है।
इसमें वह टाइम पर आने वाली जातक की महादशाओं और अंतरदशाओं का भी बहुत योगदान रहता है मेरे दोस्तों, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो इन सब का मूल मंत्र ये है, या 100 बातों की एक बात ये है कि हम सब अपनी अपनी नसीबों वाली बातें लेके ही जन्म लेते हैं। हम सब अपना अपना पूर्व जन्म का भोग भोग कर ही पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। लेकिन हम तो ये भी सुनते हैं कि मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, या मनुष्य अपना नसीब खुद लिख लेता है। तो क्या ये बातें बकवास है? क्या ये बातें झूठ है? बिल्कुल नहीं, कतई भी नहीं। अगर आपको किसी भी ज्योतिष ने यह बताया हो कि आप आगे जाके बहुत तरक्की करोगे, बहुत पैसा कमाओगे, और इसी बात को लेकर अगर आप कुछ कष्ट ही ना करो, आप कुछ काम ही ना करो, तो हो चुकी आपकी तरक्की। तो आई बात समझ में? या अगर आपकी कुंडली में शादी का जबरदस्त योग है और आपने ठान ही लिया है कि मुझे करनी ही नहीं है शादी, तो कैसे होगी आपकी शादी? तो इसका ये मतलब है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के ही चलते हैं मेरे दोस्तों। एक के बिना दूसरा अधूरा है, पूरा अधूरा है। अब इस नोट पर मैं अंजलि आपसे विदा लेती हूँ, सिर्फ ये एपिसोड के लिए। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक अलविदा, गुड बाय, टेक केयर। हाँ, पर जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना मेरे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।